ज़किया बेगम ने पूरी बरादरी इकट्ठी कर ली थी। सहन में पंचायत लगी थी। बीच में अनाया सर झुकाए नहीं सर उठाए खड़ी थी और उसके पहलू में शहरयार जैसे कोई दीवार। ये लड़की कातिल है, ज़किया बेगम चिल्लाई। उनके हाथ में पुलिस की रिपोर्ट थी। कल रात मेरे खास खिदमतगार रहीम खान की लाश कुएं से मिली है और मरने से पहले उसने अनाया का नाम लिया था। ये बदला लेने आई है। पहले मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया और अब मेरे वफादारों को मार रही है। पूरे सहन में सन्नाटा छा गया। शहरयार का चेहरा पत्थर का हो गया। अनाया ने एक नज़र शहरयार को देखा। उस नज़र में सफाई नहीं थी, भरोसे का सवाल था। अम्मी, जबान संभाल कर बात करें, शहरयार धाड़ा। अनाया पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सबूत लाएं। सबूत? ज़किया बेगम ने जहर खुंद हंसी हंसी। ये लो सबूत। उन्होंने अनाया का वही खंजर सबके सामने फेंका जो अनाया हमेशा अपनी कलाई पर बांध के रखती थी। खंजर पर खून के धब्बे थे। ये उसी के कमरे से मिला है। अब भी यकीन नहीं आएगा? अनाया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये खंजर तो कल रात तक उसके पास था। फिर पंचायत के बड़े बोले, शहरयार फैसला करो, या इस लड़की को पुलिस के हवाले करो या आप बरादरी से निकाले जाओगे। शहरयार ने एक लम्हा अनाया को देखा, फिर अपनी माँ को, फिर पूरी पंचायत को, और फिर वो काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने आगे बढ़कर अनाया का हाथ थामा। गवाह रहना सब, आज से शहरयार खान का इस हवेली से, इस बरादरी से, इस झूठ से कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ मेरी मोहब्बत को कातिल कहा जाए वहाँ शहरयार एक पल नहीं रुक सकता। ये कहकर वो अनाया को लेकर पलट गया। ज़किया बेगम की चीखें, लोगों की आहो-पुकार सब पीछे रह गई। शहरयार ने वही काली गाड़ी निकाली जिससे ये कहानी शुरू हुई थी, मगर आज वो अकेला नहीं था। उसके पहलू में अनाया थी। मुझ पर यकीन नहीं है ना तुम्हें? अनाया की आवाज़ कांप रही थी। पहली बार वो टूटी हुई लग रही थी। शहरयार ने गाड़ी रोकी और अनाया को अपनी बाहों में भर लिया। अगर यकीन ना होता तो हवेली छोड़कर तुम्हारे साथ ना आता। पगली, मैं जानता हूँ तुम कातिल नहीं हो। ये सब मेरी माँ की चाल है। अनाया शहरयार के सीने पर सर रखकर रो दी। मगर अब हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारा नाम, रुतबा, हवेली सब चला गया मेरी वजह से। शहरयार ने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे पर बोसा दिया। मेरी जन्नत तुम हो अनाया। हवेली तो ईंट पत्थर की थी, असल महल तो मैंने आज पाया है। उसने अनाया को गोद में उठाया और फार्म हाउस के अंदर ले गया। अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद किया। आज ना हवेली का खौफ था, ना माँ की कैद। आज सिर्फ वो दोनों थे। शहरयार ने अनाया को दीवार के साथ लगाया। आज कोई हमें रोकने वाला नहीं है अनाया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि शहरयार सिर्फ नफरत से नहीं, मोहब्बत से भी कैसे बर्बाद करता है। उस रात चांद गवाह था, तारे गवाह थे। उस रात दो बेघर रूहों ने एक दूसरे में अपना घर ढूंढ लिया। शहरयार की शिद्दत, अनाया की तड़प, सब कुछ उस रात बह गया। शहरयार, बस शहरयार। अनाया की सिसकियां फार्म हाउस की खामोशी में गूंज रही थी और शहरयार जवाब में सिर्फ उसी का नाम ले रहा था, जैसे कोई वजीफा। 2 महीने बाद अनाया को सुबह से उल्टियाँ आ रही थी। शहरयार परेशान हो गया। डॉक्टर को बुलाऊं? अनाया ने नफ़ी में सर हिलाया, फिर आहिस्ता से शहरयार का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया। शहरयार को पहले तो समझ नहीं आया, फिर उसकी आंखें फैल गईं। अनाया, ये क्या? अनाया की आंखों में आंसू थे, होंठों पर मुस्कुराहट। हाँ शहरयार, तुम बाप बनने वाले हो। शहरयार ने बेयकीनी से अनाया को देखा। वो शहरयार जिसके नाम से लोग कांपते थे, आज खुशी से कांप रहा था। उसने घुटनों के बल बैठकर अनाया के पेट पर कान लगा दिया। मेरा वारिस, हमारा बच्चा। तभी फार्म हाउस का दरवाज़ा ज़ोर से बजा। भाई पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थीं और सबसे आगे ज़किया बेगम। उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। शहरयार, वो चिल्लाई, भाई रहो, तुम्हारे कातिल महबूबा के पेट में। शहरयार, वो चिल्लाई, बाहर रहो, तुम्हारी कातिल महबूबा के पेट में पलने वाला बच्चा भी कातिल का ही खून होगा। मैं इसे दुनिया में नहीं आने दूंगी। शहरयार ने अनाया को अपने पीछे किया। उसकी आंखों में फिर से वही पुराना शहरयार जाग उठा था, मगर इस बार वो इंतकाम के लिए नहीं, अपनी मोहब्बत और अपने बच्चे के लिए लड़ने वाला था। अम्मी, वो धाड़ा। इस बार अगर अनाया की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो ये शहरयार भूल जाएगा कि आपने उसे जन्म दिया था। जंग अब फैसला कुन मोड़ पर थी। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ बीवी और आने वाला बच्चा। हवेली के दरवाजे पर पुलिस और ज़किया बेगम खड़ी थी। शहरयार ने अनाया को बाजू के पीछे छुपा लिया। अम्मी होश करें, आप मेरे बच्चे की दादी हैं। ज़किया बेगम की आंखों में आंसू थे, मगर लहजा पत्थर का। और तू मेरा बेटा है शहरयार, जिसे मैंने हवेली के रस्म व रिवाज सिखाए। इस हवेली में बहू सर उठाकर नहीं चलती, झुका कर चलती है, और तू इसे सर का ताज बनाकर बैठा है। शहरयार ने गहरी सांस ली। अम्मी, आपने ये सिखाया था कि शहरयार जिसे पनाह दे उस पर आँच नहीं आने देता। अनाया मेरी पनाह में है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है। ओह, बीवी!
ज़किया बेगम ने कहका लगाया। निकाह हुआ है तुम्हारा? हवेली की रस्म के मुताबिक। तुमने निकाह किया, कुरान पर हाथ रखा? नहीं ना? तो ये रखेल है बेटा, और रखेलों से हवेली का वारिस नहीं जना जाता। ये लफ्ज़ अनाया के दिल में खंजर की तरह लगा, मगर वो चुप रही। शहरयार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ज़बान संभाले अम्मी, जिस दिन मैं चाहूँगा उस दिन निकाह भी हो जाएगा। रस्म के लिए वक्त नहीं देखा जाता, नीयत देखी जाती है। रात को शहरयार बेचैन ठहर रहा था। एक तरफ माँ थी जिसकी गोद में पलकर वो शहरयार बना था, और दूसरी तरफ अनाया थी जिसने उसे इस हैवान से इंसान बना दिया था, और तीसरी तरफ हवेली की वो रस्म व रिवाज थे जिनका वो अकेला वारिस था। अनाया आहिस्ता से उसके पास आई। उसने शहरयार का हाथ अपने पेट पर रखा। फैसला कर लो शहरयार, या तो हम तीनों को चुन लो, या अपनी माँ और हवेली को। मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहूँगी। शहरयार टूट गया। उसने अनाया को सीने से लगा लिया। तुम्हें छोड़ दूँ? अपने बच्चे को? नामुमकिन। मगर अम्मी को भी नहीं छोड़ सकता अनाया, वो मेरी जन्नत है। अनाया की आंखों में एक पल को कुछ चमका। फिर वो बोली, तो फिर एक रास्ता है। तुम अपनी माँ को मना लो, उन्हें कहो कि मैं झुक जाऊंगी, रस्म के मुताबिक बहू बनकर दिखाऊंगी, बस वो मेरे बच्चे को कबूल कर लें। शहरयार की आंखें चमक उठी। तुम तुम ये करोगी मेरे लिए? तुम्हारे लिए नहीं। अनाया ने उसके गाल पर हाथ फेरा। अपने बच्चे के लिए। उसे बाप का नाम भी चाहिए और दादी की दुआ भी। शहरयार ने माँ के कदमों में सर रख दिया। अम्मी, माफ़ी। आपका बेटा बहक गया था, मगर अब अनाया आपकी हर रस्म को मानने को तैयार है। 7 फेरे, कुरान, घूंघट, जो आप कहेंगी। बस इसे और इसके बच्चे को कबूल कर लें। ज़किया बेगम का दिल पसीज गया। आखिर माँ जो थी। ठीक है, कल निकाह है, मगर रस्म हवेली की होगी, और याद रखना शहरयार, अगर ये लड़की फिर मुकर गई तो? नहीं मुकरूंगी माँ जी। अनाया आगे बढ़ी। उसने झुककर ज़किया बेगम के पाँव छू लिए। पूरा सहन दम बखुद रह गया। वो अनाया जो शहरयार से टक्कर लेती थी, आज घूंघट में सर झुकाए खड़ी थी। निकाह ख्वां आया, निकाह हो गया। शहरयार ने सुक्का सांस लिया। उसे लगा उसने माँ की मोहब्बत, बीवी का प्यार और हवेली की रिवायत तीनों को बचा लिया। शहरयार सो रहा था कि अनाया उठी। उसने घूंघट उतारा। चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी, वहाँ सिर्फ इस वक्त जहर था। उसने अपना फ़ोन निकाला, एक नंबर मिलाया। काम हो गया, निकाह भी हो गया। अब शहरयार का वारिस भी मेरा है और जायदाद भी। ज़किया बेगम को लगा मैं झुक गई। मैंने सिर्फ घुटने टेके थे, उसकी पीठ में खंजर घोंपने के लिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, और रहीम खान? अनाया हंसी। उसे मैंने ही मरवाया था। खंजर भी खुद अपने कमरे में रखा। मुझे पता था शहरयार अपनी माँ के खिलाफ ही जाएगा। मर्द का सबसे बड़ा कमज़ोर पॉइंट उसकी अना होती है, और मैंने उसकी अना को प्यार का नाम दे दिया। और बच्चा? अनाया ने अपने हमवार पेट पर हाथ रखा और कहका लगाया। कैसा बच्चा? 2 महीने की उल्टियाँ? वो तो मैंने खुद दवा खा कर की थी। शहरयार को बाप बनने का शौक था, मैंने शौक पूरा कर दिया। अब जब जायदाद मेरे नाम हो जाएगी तब ये बच्चा गिर जाएगा, और इल्ज़ाम जाहिर है ज़किया बेगम पर कि सास ने जहर दे दिया। उसने फ़ोन बंद किया और सोए हुए शहरयार को देखा। झुक कर उसके माथे पर बोसा दिया। सॉरी शहरयार, तुम अच्छे इंसान हो, मगर तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को मारा था, और मैंने वनी की बजाय चाल से बदला लेना सीखा है। तुम्हारी हवेली, तुम्हारी माँ और तुम्हारी मोहब्बत सब राख हो जाएगा, और तुम देखते रह जाओगे। बाहर हवेली के पुराने दख्त पर बैठा उल्लू चीखा, जैसे आने वाले तूफान का ऐलान कर रहा हो। अनाया ने जैसे ही फ़ोन बंद किया, पलंग के दूसरी तरफ लेटे शहरयार ने आंखें खोल दी। वो सो नहीं रहा था। अनाया की हर बात, हर कहका, हर लफ्ज़ उसके कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतरा था। बच्चा नहीं है, रहीम खान को इसने मरवाया। ये सब चाल थी। शहरयार के हाथ की मुठ्ठियाँ भींच गईं। दिल चाहा अभी उसका गला दबा दे, मगर फिर उसे हवेली का सबक याद आया। दुश्मन जब घर में हो तो वार नहीं करते, उसे नंगा करते हैं। उसने आंखें बंद कर लीं। चेहरे पर वही गहरी नींद का खुमार सजा लिया। अनाया पलटी। शहरयार को सोता देखकर मुतमईन हो गई। वो उठी और आहिस्ता से शहरयार के माथे पर फिर से झूठा बोसा दिया। सो जाओ मेरे भोले बादशाह, सुबह तक तुम्हारी सल्तनत मेरी होगी। शहरयार का दिल किया कि उठकर कह दे, सल्तनत छोड़, तू मेरी थी ही नहीं। वो चुप रहा। नाटक अब शुरू हो चुका था। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर ज़किया बेगम का मूड खराब था। मुझे जनूबी हवेली जाना है, वहाँ ज़मीनों का बंटवारा है। 10-12 दिन लगेंगे। शहरयार अपनी बीवी का ख्याल रखना। शहरयार ने माँ के हाथ चूमे। आप बेफिक्र होकर जाएं अम्मी, हवेली की मलिका तो आ गई है। उसने मानिखेज नज़रों से अनाया को देखा। अनाया समझी ये मोहब्बत है। उसे क्या पता, ये तो तीर था।
ज़किया बेगम के जाते ही हवेली शहरयार के हुक्म पर चलने लगी, या यूं कहो शहरयार के नाटक पर। शाम को शहरयार ने अनाया को छत पर बुलाया। चांद पूरा था। डर लगता है? शहरयार ने पीछे से आकर अनाया की कमर में हाथ डाला। अनाया कांप गई, मगर खुशी से। तुम्हारे होते हुए नामुमकिन। शहरयार ने उसे अपनी तरफ घुमाया, उसकी आंखों में देखा। इन आंखों में जो झूठ का समंदर थी। मगर शहरयार ने वही डूबने वाली अदा से कहा, तो फिर आज डरो मत। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि शहरयार की मोहब्बत कैसी होती है। उसने झुककर अनाया के गर्दन पर लब रख दिए। अनाया की सिसकी निकल गई। शहरयार। वो उसकी सांसों को अपने अंदर उतारता रहा। उसके हाथ अनाया के बालों में, कमर पर, बाजू पर, हर जगह मोहब्बत का यकीन दिला रहे थे। मगर शहरयार का दिमाग वो नोट कर रहा था कि अनाया किस बात पर सच में कांपती है, किस बात पर एक्टिंग करती है। उसने अनाया को उठा लिया। आज तुम्हारे कमरे में नहीं, मेरे कमरे में, क्योंकि आज से तुम सिर्फ मेरी हो। कमरा सिर्फ चांद की रोशनी से रोशन था। शहरयार ने अनाया को पलंग पर लिटाया। आज वो जल्दी में नहीं था। आज वो हर लम्हा गिन रहा था। तुम जानती हो अनाया, उसने अनाया की उंगलियों को चूमते हुए कहा, शिकारी जब शिकार से मोहब्बत कर ले तो क्या होता है? अनाया ने मदहोशी से नफी में सर हिलाया। वो उसे खाता नहीं। शहरयार झुका और उसके होंठों को अपना असीर कर लिया। बोसा इतना गहरा था कि अनाया की अकल जवाब दे गई। वो उसे पालता है, रोज, थोड़ा थोड़ा। उस रात शहरयार ने अनाया को वो मोहब्बत दी जिसका वो ड्रामा कर रहा था। उसके जिस्म के एक एक अंग को उसने अपने होंठों से नाम दिया। अनाया की सिसकियाँ, उसकी इल्तिजाएं, शहरयार, बस शहरयार। और सब बसती थी, मगर शहरयार वो बर्फ था अंदर से। जब अनाया उसके सीने पर सर रखकर सो गई, शहरयार जागता रहा। उसने अनाया के फ़ोन को देखा। पैटर्न वही था जो निकाह वाली रात अनाया ने उसके सामने खोला था। भोले बादशाह पर भरोसा जो था। शहरयार ने अनाया को जन्नत दिखा दी। सुबह वो उसे अपने हाथ से नाश्ता कराता। अनाया के होंठों से लगा जाम वो खुद पी लेता। तुम्हारी झूठी भी मुझे हलाल लगती है, वो कहता। अनाया शर्मा सा जाती। उसे क्या पता ये तंज था। दोपहर वो उसे हवेली का हर कोना दिखाता। ये वो जगह है जहाँ दादा ने दुश्मन का सर कलम किया था। कहते हुए वो अनाया की गर्दन पर उंगली फेर देता। अनाया सहम जाती और शहरयार हंस देता। डर गई? मैं तो मजाक कर रहा था जान। शाम को बाग में वो उसे अपने सामने झूले झुलाता, फिर खुद उसके पीछे खड़ा हो जाता। उसकी कमर पर हाथ रखकर सरगोशी करता। गिरने नहीं दूंगा, कभी भी। अनाया को लगता वो गिरने से बचा रहा है। शहरयार जानता था वो उसे ऊंचाई से गिरने की तैयारी कर रहा है। हर रात नई रात थी। कभी वो अनाया के बालों से खेलते हुए उसे कहानियां सुनाता, कभी उसे अपनी गोद में बिठाकर शराब की चुस्की लेता और उसे भी पिलाता। नशा तुम्हारा, खुमार मेरा। जब अनाया नशे में सब उगलने लगती, शहरयार सिर्फ मुस्कुराता। सो जाओ, सुबह बात करेंगे। और सुबह कभी नहीं आती थी। अनाया पिघल रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद वो वाकई शहरयार से मोहब्बत कर बैठी है। उसका प्लान, उसका बदला सब धुंधला रहा था। और शहरयार, वो हर रात अनाया के सोने के बाद उसके फ़ोन से सारे सबूत निकाल रहा था। उसके भाई को कॉल, जायदाद के कागज़, जाली हमल की रिपोर्ट, सब कुछ उसके पास महफूज हो चुका था। सातवीं रात जब अनाया शहरयार के सीने पर सर रखकर बोली, काश हमेशा ऐसे रहें, तो शहरयार ने उसके बालों को सूंघा और आहिस्ता से कहा, रहेंगे अनाया, बहुत जल्द सब साफ हो जाएगा, हमेशा के लिए। अनाया सो गई। शहरयार जागता रहा। उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक सवाल था, ज़किया बेगम के आने से पहले या बाद में? बाहर हवेली का पुराना घड़ियाल बजा। रात के 3 बजे। खेल अब आखिरी चाल के लिए तैयार था। हवेली के सब लोग सो चुके थे। अनाया ने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला। पलंग पर शहरयार बेखबर सो रहा था, या कम अज़ कम अनाया को यही लग रहा था। वो दबे पाँव चलती हुई हवेली के पिछले बाग से निकली। पुराने कुएं के पास एक साया उसका मुंतजिर था। अनाया का भाई जैन। काम क्यों रुका हुआ है अनाया? जैन ने सरगोशी में कहा। ज़किया बेगम 3 दिन बाद वापस आ रही हैं। इससे पहले शहरयार से साइन करवा लो, विरासत के कागजात भी तैयार हैं। अनाया ने इधर उधर देखा। शहरयार बदल गया भाई, वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है, सच्ची मोहब्बत। उसकी आवाज़ कांप गई। जैन ने अनाया का बाजू जकड़ लिया। होश में आ अनाया, उसके भाई ने हमारे भाई को मारा था। ये मोहब्बत नहीं, जाल है। तो अपना मिशन भूल गई? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं भूली, मगर
مگر وگر کچھ نہیں۔ زین نے اس کے ہاتھ میں ایک پڑیا پکڑائی۔ کل رات اس کے دودھ میں یہ ملا دینا، یہ بے ہوشی کی دوا ہے۔ بے ہوشی میں انگوٹھا لگوا لینا کاغذوں پر، کام ختم۔ پھر ہم دونوں یہاں سے دور اور نئی زندگی۔ انایا نے پڑیا مٹھی میں بھینچ لی۔ ٹھیک ہے، کل آخری بار ہوگا۔ وہ پلٹی تھی کہ جھاڑیوں میں سوکھی ٹہنی چٹ گئی۔ دونوں نے گھبرا کر دیکھا مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، صرف رات کی ہوا تھی۔ شہریار نے مٹھیاں اتنی زور سے بھینچ رکھی تھی کہ ناخن ہتھیلی میں گڑ گئے۔ اس نے سب سن لیا تھا، ایک ایک لفظ۔ تو یہ محبت بھی جھوٹی تھی، آنسو بھی اور سسکیاں بھی۔ اس کے دل میں جو آخری نرم گوشہ انایا کے لیے بچا ہوا تھا وہ بھی اب راکھ ہو گیا، مگر چہرے پر وہی سپاٹ تاثر۔ وہ دبے پاؤں واپس کمرے میں آیا اور سونے کا ناٹک کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد انایا بھی آ گئی۔ وہ آ کر شہریار کے پہلو میں لیٹی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سو جاؤ شہریار، تمہاری انایا تمہارے ساتھ ہے۔ شہریار نے نیند میں بڑبڑانے کی ایکٹنگ کی۔ ہمیشہ ساتھ رہنا انایا، اور کروٹ بدل لی۔ اندر ہی اندر وہ ہنس رہا تھا، زہریلی ہنسی۔ شہریار جانتا تھا آج رات انایا وار کرے گی تو اس نے صبح ہی اپنی چال چل دی۔ اس نے پورا دن انایا پر نچھاور کر دیا۔ صبح اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اس کی آنکھوں میں کاجل لگایا۔ تمہاری آنکھوں میں ڈوب جاؤں تو قتل معاف ہے، وہ بولا۔ انایا شرما گئی۔ دوا والی پڑیا اس کے دوپٹے میں رکھی ہوئی تھی۔ دوپہر کو اس نے حویلی کے تالاب پر انایا کے ساتھ پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے شاعری کی۔ انایا ہنستی رہی، شرماتی رہی۔ شہریار اسے ہنسا رہا تھا تاکہ رات کو اس کا ہاتھ نہ کانپے۔ شام کو اس نے جان بوجھ کر انایا کے سامنے اپنے وکیل کو فون کیا۔ کاغذات تیار رکھو وکاس، میں آج رات ہی سائن کر دوں گا۔ ہاں ہاں، ساری جائیداد انایا کے نام۔ فون بند کر کے اس نے انایا کو دیکھا اور آنکھ مار دی۔ سرپرائز! انایا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اتنی آسانی سے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے شک سا ہوا، مگر شہریار کی آنکھوں میں تو صرف خمار تھا۔ کھانے کے بعد شہریار نے خود سے کہا، آج دودھ تم پلاؤ گی، تمہارے ہاتھ کا نشہ ہی اور ہوتا ہے۔ انایا کا ہاتھ تو کانپا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس اٹھایا۔ شہریار کی نظریں اسی پر جمی تھیں، محبت بھری، اعتماد بھری۔ انایا باورچی خانے میں گئی، پڑیا نکالی۔ ایک لمحے کو رکی۔ شہریار کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ تمہاری آنکھوں میں ڈوب جاؤں تو قتل معاف ہے۔ اس کا ہاتھ لرز گیا، مگر پھر بھائی کا چہرہ بدلا، مشن۔ اس نے پڑیا دودھ میں انڈیل دی۔ وہ گلاس لے کر آئی۔ لیں، گرم دودھ۔ شہریار نے گلاس تھاما۔ انایا کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے گلاس ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ انایا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہو گیا؟ شہریار مسکرایا۔ شکر ہے، نیند آ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑا کر پلنگ کی طرف گیا۔ انایا ادھر آؤ، سر دبا دو۔ انایا بھاگ کر آئی۔ 10 منٹ میں شہریار بے سدھ ہو چکا تھا۔ انایا نے اس کی جیب ٹٹولی۔ کاغذ نہیں تھے۔ وہ بھاگی۔ شہریار کی شیروانی، میز کا دراز، سب چھان مارا۔ آخر تکیے کے نیچے سے فائل مل گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شہریار کا انگوٹھا سیاہی میں ڈبویا اور کاغذ پر لگا دیا۔ کام ہو گیا۔ وہ خوشی سے جھومی۔ بھائی، ہو گیا۔ وہ فون کرنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، شاباش انایا، ایکٹنگ تو تم کمال کی کرتی ہو۔ انایا کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ وہ پلٹی۔ شہریار پلنگ پر بیٹھا تھا، ہوش میں، آنکھوں میں وہی پرانی وحشت اور ہاتھ میں دودھ کا خالی گلاس۔ یہ تم نے تو پی لیا تھا نا؟ شہریار اٹھا۔ اس نے گلاس الٹا کر دیا۔ نیچے سے گملے کی مٹی میں دودھ جذب ہو چکا تھا۔ جب تم باورچی خانے میں تھی میں نے کھڑکی سے باہر گرا دیا تھا۔ شہریار کو زہر دینا اتنا آسان نہیں ہے جان۔ انایا کی چیخ نکل گئی۔ تم جاگ رہے تھے کب سے؟ جب سے تم نے پہلی بار میرے ماتھے پر جھوٹا بوسہ دیا تھا۔ شہریار نے قدم بڑھائے۔ میں ہر رات جاگتا تھا انایا، تمہارے ہر جھوٹ پر، ہر سسکی پر، ہر حرکت پر۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں پر۔ اس نے فائل اٹھائی اور انایا کے سامنے پھاڑ دی۔ یہ کاغذ؟ یہ اصلی نہیں تھے۔ اصلی کاغذ کل ہی میں نے اپنی ماں کے نام کر دیے تھے، جنوبی حویلی جاتے ہوئے۔ انایا زمین پر گر گئی۔ تو یہ سب، یہ رومانس، یہ محبت ناٹک تھا۔ شہریار جھکا۔ اس کی آواز برف تھی، جیسے تمہارا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے انایا، تمہارا ناٹک پیسے کے لیے تھا اور میرا ناٹک سچ کے لیے۔ اس نے تالی بجائی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور باہر پولیس کھڑی تھی، اور سب سے آگے ذکیہ بیگم۔ وہ جنوبی حویلی گئی ہی نہیں تھی، یہ بھی شہریار کا پلان تھا۔ ذکیہ بیگم نے آگے بڑھ کر انایا کے منہ پر تھپڑ مارا۔ حویلی کے رسم توڑنے والی، میرے بیٹے کے پیار کو روندنے والی۔ شہریار نے ماں کو تھام لیا۔ بس کریں ماں، اب قانون اس سے نپٹے گا۔ اس نے انایا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھ میں ایک آنسو تھا مگر رحم کا نہیں۔ تم نے پوچھا تھا نا شہریار کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ وہ بولا۔ ایسی ہوتی ہے انایا کہ جب پتہ چلے تم دھوکا ہو تب بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ شہریار عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا،
وہ اسے اس کے گناہوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ پولیس انایا کو لے جانے لگی۔ جاتے جاتے نایا پلٹی، اور اگر میں کہوں کہ میں واقعی تم سے محبت کر بیٹھی تھی شہریار، آخری دنوں میں، تو شہریار نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ تو میں کہوں گا کہ بہت دیر کر دی انایا۔ شہریار کے دل کا دروازہ ایک بار بند ہو جائے تو پھر نہیں کھلتا، کبھی نہیں۔ دروازہ بند ہو گیا۔ حویلی میں سناٹا تھا۔ ذکیہ بیگم نے بیٹے کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا بچہ۔ شہریار نے آنکھیں بند کر لیں۔ اندر کہیں بہت گہرائی میں انایا کی سسکیاں اب بھی گونج رہی تھیں، مگر اب وہ سسکیاں اس کے لیے نہیں تھیں، وہ شکست کی تھیں۔ کھیل ختم۔ بادشاہ جیت گیا، مگر تخت پر اکیلا بیٹھا تھا۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔